सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय जब अमेरिका और जापान दुश्मन थे। कहानी उस समय के जापान में सेट की गई है, जहां एक डॉक्टर अपने पेशे और देशभक्ति के बीच संघर्ष में है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी हब, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन ऑफ क्लास 12 विस्टास बुक, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। लेखक कहानी के मुख्य पात्र डॉक्टर सदाओ होकी का परिचय देते हैं। डॉक्टर सदाओ का घर जापान के तट पर था। वह बचपन से वहीं रहते थे। घर की ऊंचाई कम थी और वह घर पत्थर का बना हुआ था। यह घर चट्टानी समुद्र तट पर बनाया गया था, जिसके चारों ओर झुके हुए पाइन के पेड़ थे। जब डॉक्टर सदाओ बच्चे थे तो वह पाइन के पेड़ों पर चढ़ जाते थे। वह अक्सर अपने पिता के साथ दक्षिण सागर के आइलैंड्स पर जाते थे। उनके पिता उन आइलैंड्स की ओर इशारा करते थे और कहते थे कि ये आइलैंड्स जापान का भविष्य तय करेंगे। सदाओ ने उन सभी बातों को बरकरार रखा जो उसके पिता उसे बचपन में बताया करते थे। उनके पिता कभी उनके साथ खेलते या मजाक नहीं करते थे। उनके पिता को उनका पालन पोषण करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सदाओ को पता था कि उसके पिता उसकी शिक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्हें 22 साल की उम्र में सर्जरी और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया था। वह 30 वर्ष की उम्र में वापस आए। मरने से पहले सदाओ के पिता ने सदाओ को न केवल एक सर्जन के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होते देखा। सदाओ घावों के लिए एक ऐसे इलाज की खोज में था जो घावों को बिल्कुल साफ कर देगा। इसलिए उन्हें डॉक्टर के रूप में सशस्त्र बलों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। इसके अलावा उन्हें जापान में ही रखा गया क्योंकि पुराने जनरल एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना जरूरी था। लेखक डॉक्टर सदाओ के घर के बाहर के दृश्य का वर्णन करता है। शाम का समय था और कोहरा छा रहा था। जल्द ही उसके घर के चारों तरफ धुंध छा जाने वाला था। उस समय वह घर में अपनी पत्नी हैना के पास जाने वाला था, जो अपने 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि सदाओ अंदर जा पाता, दरवाजा खुल गया और उसकी पत्नी बाहर आ गई और सदाओ की बाहों में बाहें डालकर खड़ी हो गई। उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। सदाओ को पता था कि उसके पिता उसकी शादी के लिए किसी जापानी लड़की से ही राजी होंगे और इसलिए उसने उससे प्यार करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया कि हैना जापानीज ही है। दोनों की मुलाकात एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में हुई थी। सदाओ अक्सर हैना से कहता था कि यह महज संयोग ही था कि उस रात वह प्रोफेसर के घर गया। सदाओ और हैना 2 बच्चे होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के कई सालों बाद उन्होंने अमेरिका में जल्दबाजी में शादी नहीं की थी, बल्कि वे जापान लौट आए, अपने माता पिता से अनुमति मांगी और फिर पारंपरिक जापानी समारोह में शादी कर ली। उसी क्षण उन्होंने धुंध से एक आकृति निकलते देखी। हवा में धुंध के कारण उसका रंग काला दिखाई दिया। धुंध में एक आदमी के शरीर की रूपरेखा दिखाई दे रही थी। वह आदमी कुछ कदम लड़खड़ाकर चला और फिर धुंध में गायब हो गया। दोनों उस आदमी को करीब से देखने के लिए बरामदे की रेलिंग पर आगे झुक गए। उन्होंने उसे फिर से देखा। वह अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। फिर वह मुंह के बल गिर पड़ा और वहीं पड़ा रहा। संभवतः वह बेहोश हो गया था। सदाओ ने कहा कि शायद वह एक मछुआरा था जो अपनी नाव से बह गया था। वह उसकी मदद के लिए दौड़ा। हैना भी उसके पीछे गई। जैसे ही जापानी जोड़े ने उस आदमी को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। जिस रेत पर वह लेटा था उस पर एक तरफ खून के धब्बे थे। सदाओ उस आदमी के पास पहुंचा जो रेत में अपना चेहरा दबाए बेहोश पड़ा था। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी लटकी हुई थी। यह समुद्र के पानी से भीगा हुआ था। उसकी पोशाक भी गीली और फटी हुई थी। सदाओ ने उस आदमी का सिर घुमा दिया। जैसे ही उन्होंने चेहरा देखा, हैना ने धीरे से कहा, ये तो गोरा आदमी है। उस आदमी के पीले बाल बिखरे हुए थे और इतने लंबे थे जैसे कई सप्ताह से इन्हें काटा नहीं गया है। उसके जवान और कटे चेहरे पर सख्त पीली दाढ़ी उगी हुई थी। वह बेहोश था। सदाओ अपनी उंगलियों से उसके जख्म को ढूंढने लगा। उसके छूने से खून तेजी से बहने लगा। उसकी पीठ के दाएं तरफ से बंदूक की गोली का खुला हुआ घाव दिखाई दिया। शायद कुछ दिन पहले ही इस आदमी को गोली मारी गई थी और अभी तक इसका इलाज नहीं हुआ था। और एक बुरी बात यह भी थी कि चट्टान इस घाव से टकरा गया था। वहां कितना खून बह रहा है? हैना एक बार फिर से धीरे से बोली।
कोहरे ने उनको पूरी तरीके से घेर लिया था। दिन के समय वहां कोई नहीं आता था। मछुआरे अपने घरों को चले गए थे और किनारे पर आने वाले लोगों की संभावना भी नहीं के बराबर थी। हम इस आदमी का क्या करें? सदाओ बड़बड़ाया। फिर उसने समुद्री काई जो किनारे पड़ी हुई थी उससे घाव को ढक दिया। आदमी अपनी बेहोशी में दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह जाग नहीं पाया। सदाओ ने खुद से ही उत्तर देते हुए कहा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह काम कर सकते हैं कि इसे समुद्र में वापस डाल दें। हना ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह सबसे अच्छा रहेगा। सदाओ ने कहा, अगर हम गोरे आदमी को अपने घर में शरण देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम उसे कैदी के रूप में उन लोगों के हवाले कर देंगे तो यह जरूर मर जाएगा। हना ने कहा, तो सबसे ठीक बात तो यह रहेगी कि हम इसे समुद्र में वापस डाल देते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला और वे दोनों उस आदमी की तरफ लगातार देख रहे थे। हना ने कहा, यह कौन है? सदाओ ने कहा, ऐसा कुछ लगता है जैसे अमेरिकी है। उसने उसकी मुड़ी हुई टोपी को उठाया। उसके टोपी पर कुछ लिखा हुआ था। वह एक अमेरिकन वॉरशिप का नाविक था। उसकी टोपी पर लिखा था यूएस नेवी। इसका मतलब आदमी एक युद्ध का बंदी था। हना ने धीरे से कहा, यह भागा हुआ लगता है और शायद इसलिए यह घायल है। दोनों एक दूसरे की तरफ हिचकिचाते हुए देख रहे थे। तब हना ने सदाओ से कहा, क्या हम इसे उठा के समुद्र में फेंकने के काबिल हैं? सदाओ ने कहा, अगर मैं काबिल हूं तो तुम भी काबिल हो। नहीं, हना ने कहा, लेकिन अगर तुम अकेले कर सको तो। सदाओ ने कहा कि अगर यह आदमी ठीक होता है तो मैं उसे बिना किसी परेशानी के पुलिस के हवाले कर देता। मैं उसकी कोई परवाह भी नहीं करता, क्योंकि वह मेरा दुश्मन है। पूरे अमेरिकी मेरे दुश्मन है और यह केवल एक आदमी है। तुम देख सकती हो कितना मूर्ख वाला चेहरा लग रहा है उसका। लेकिन चूंकि यह घायल है, ऐसा कहते हुए सदाओ रुक गया। हना ने कहा, तुम वापस इसे समुद्र में नहीं डाल सकते? तब केवल एक ही काम कर सकते हैं, हम इसे अपने घर ले चलते हैं। लेकिन नौकर? सदाओ ने पूछा। हम बता देंगे कि हम इसे पुलिस में देना चाहते थे। हम वास्तव में यही करने भी तो वाले हैं, हना ने कहा। हना की बातों से सहमति दिखाते हुए दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को उठा लिया। वो बहुत हल्का था। वे उस आदमी को एक खाली बेडरूम में ले गए। यह सदाओ के पिता का बेडरूम था और उनकी मृत्यु के बाद इस बेडरूम की किसी भी चीज को प्रयोग में नहीं लाया गया था। इस कमरे की हर चीज उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए बनाई गई थी। वह व्यक्ति कभी भी विदेशी बिस्तर या कुर्सी पर नहीं बैठता था। हना ने अलमारी से एक फूलों की डिजाइन से भरी हुई रेशम की सफेद रजाई निकाली। हना ने सदाओ से पूछा कि यह बहुत गंदा है, इसे नहलाना पड़ेगा। सदाओ ने कहा, ठीक है, तुम गर्म पानी ले आओ, मैं इसे नहला दूंगा। हना ने कहा, मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगी। हमें नौकरों को बताना ही पड़ेगा। मैं यूमी को बता देती हूँ, वही इसे धो देगी। सदाओ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और बोला, ठीक है, तुम यूमी को बता दो और मैं बाकियों को बता देता हूँ। सदाओ ने उसकी नब्ज छू कर देखी। वह बहुत धीरे चल रही थी। उसने उस आदमी की छाती पर अपना हाथ रखा। उसका दिल भी धड़क रहा था। सदाओ ने सोचते हुए कहा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। हना डर के मारे चिल्लाई, उसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या होगा अगर वह बच गया तो? क्या होगा अगर वह मर गया तो? सदाओ ने कहा। वह उस आदमी की तरफ देखता रहा। उसने कहा, इस इंसान के अंदर असाधारण प्राण शक्ति है, नहीं तो अभी तक यह मर गया होता। यह अभी 25 साल का भी नहीं है। सदाओ ने कहा, किसी भी कीमत पर इसका कुछ किया जाना चाहिए। सबसे पहले इसे साफ कर देना चाहिए। वह जल्दी से कमरे से बाहर गया और हना उसके पीछे पीछे गई। वह उस गोरे आदमी के साथ अकेली खड़ी नहीं रहना चाहती थी। अमेरिका छोड़ने के बाद शायद पहली बार था जब हना ने किसी गोरे आदमी को देखा था। हना बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी और आवाज लगाई, यूमी, मेरे साथ आओ। यूमी ने बच्चे को लिटा दिया। हना यूमी के साथ रसोई घर की ओर गई। सदाओ ने नौकरों को इस आदमी के बारे में बता दिया था और नौकर इस बात से डर गए थे। बूढ़े माली ने कहा, मालिक इस गोरे के घाव को भरना चाहता है। उस गोरे को मर जाना चाहिए। पहले उसे गोली मारी गई, फिर समुद्र ने उसे पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। यदि मालिक उसे ठीक करता है तो जो बंदूक ने किया और जो कुछ समुद्र ने किया वह हमसे बदला जरूर लेंगे। हना उस कमरे में गई। सदाओ अभी वहां पर नहीं था। यूमी हना के पीछे पीछे बाल्टी लेकर आई और वहां पर रख दी। फिर वह उस गोरे आदमी के पास गई। जब उसने उसे देखा तो उसने गुस्से से कहा, मैंने कभी किसी गोरे आदमी को नहीं धोया और अब मैं ऐसे किसी गंदे आदमी को साफ नहीं करूंगी। हना चिल्लाई, तुम वही करोगी जैसा तुम्हारा मालिक आदेश देता है। यूमी के चेहरे पर जबरदस्त विरोध देखकर हना डर गई। उसने सोचा कि नौकरों ने कहीं इस बात की सूचना पुलिस में दे दी तो। फिर हना ने कहा,
ठीक है, तुम यह समझ लो कि हम उसको केवल होश में लाना चाहते हैं और फिर हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। यूमी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं करना, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और यह मेरी मतलब की बात नहीं है। हैना ने उसे जाने को कहा। यूमी चली गई। अब हैना उस गोरे आदमी के साथ अकेली थी। उसने उस आदमी के फटे तिथड़े कपड़ों को खोला और गर्म पानी में तौलिया डुबाकर उसके चेहरे को साफ किया। उसकी त्वचा हालांकि बाहर रहने के कारण खुरदुरी हो गई थी, लेकिन बिल्कुल साफ रंग का था और जब वह बच्चा रहा होगा तो और भी सुंदर रहा होगा। उस आदमी को पसंद न करने के बावजूद भी वह उसे तब तक पूछती रही जब तक उसका शरीर ऊपर से साफ नहीं हो गया। सदाव कहाँ गया, यह सोचकर वह गुस्सा हो रही थी। फिर उसने उस आदमी के ऊपर रजाई डाल दी। फिर सदाव आया। उसके हाथ में ऑपरेशन का थैला था और उसने ऑपरेशन वाला कोट पहना था। हैना चिल्लाई, तो तुमने उसका ऑपरेशन करने का निर्णय ले लिया है? हाँ, सदाव ने कहा। तौलिया लेकर आओ, उसने हैना से कहा। हैना तौलिया लेकर आई। वह पुरानी चटाई को लेने गई ताकि उस कमरे का कालीन खून से खराब ना हो जाए, लेकिन जब वह चटाई को लेकर आई तो उसने देखा कि खून चारों ओर फैल गया था। ओह कालीन, वह चिल्लाई। हाँ, यह खराब हो चुका है, सदाव ने कहा, जैसे उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। इसको पलटने में मेरी मदद करो, सदाव ने आदेश दिया। हैना ने उसके आदेश का पालन किया। सदाव उस आदमी को पीठ की तरफ से धोने लगा। हैना ने कहा, यूमी ने उसे नहीं धोया, तो क्या तुमने उसे धोया? सदाव ने कहा। हाँ, उसने कहा। सदाव अपने काम में लीन था। उसने कहा, तुम्हें इसे बेहोश करने वाली दवा देनी होगी अगर जरूरत हुई तो। लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया, हैना बोली। यह बहुत आसान है, सदाव ने कहा। वह उसके कपड़े उतार रहा था। खून अब और तेजी से बह रहा था। सदाव ने अपने माथे पर बंधी हुई सर्जन लाइट से देखा। गोली अभी भी अंदर है, उसने कहा। हना का गला रूंध गया। सदाव ने कहा, बेहोश मत हो जाना। सदाव अपने काम में लगा रहा। हना दौड़ के बाहर गई और बगीचे में उल्टी की। सदाव सोच रहा था, इस आदमी के जीने का कोई मतलब नहीं है। उसके मन में निर्दयता थी, लेकिन फिर भी वो तेजी से अपना काम कर रहा था। वह आदमी सपने में कराहते रहो, सदाव बड़बड़ाया। दरवाजा खुला और हना दोबारा अंदर आई। बेहोश करने वाली दवा कहाँ है, उसने पूछा। सदाव ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, यह आदमी हिल रहा है। हना ने अपने हाथों में बोतल और रुई ली। लेकिन मैं इसे करूंगी कैसे, उसने पूछा। बस रुई को इस दवा में लगाकर इसके नाक के पास ले आओ और जब वो तेजी से सांस लेने लगे तब इसे हटा दो। हना उसके चेहरे के पास खिसक आई। यह एक बेचारा पतला सा चेहरा था। उस आदमी को दर्द हो रहा था। उसको देखकर हना ने सोचा कि उसने जो कैदियों की तकलीफों की कहानी सुनी है वह सच है। अखबारों के समाचार में हमेशा ये कहा जाता है कि जापानी फौजें जहां भी जाती हैं, लोग अपने देश की आज़ादी के नारे लगाते हुए उनसे खुशी से मिलते हैं। हालांकि कभी कभी उसे जनरल टाकिमा जैसे लोग भी याद आते हैं, जो अपने घर पर अपनी पत्नी को निर्ममता से पीटता था। लेकिन उसने मंचूरिया के युद्ध में जीत हासिल की थी, इसलिए कोई उसकी इस क्रूरता के बारे में बात नहीं करता था। अगर एक आदमी अपनी ताकत के कारण अपनी पत्नी पर इतना क्रूर हो सकता है, तो इस व्यक्ति के लिए निर्दयी नहीं होगा क्या? हैना ने उस आदमी की गर्दन के पीछे उसके कान के नीचे लाल निशान देखा। उसने सदाव से पूछा, लेकिन सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पर सदाव ने महसूस किया कि उसके ऑपरेशन का औजार उस व्यक्ति की किडनी के पास किसी कठोर चीज से टकराया। सदाव अपनी उंगलियों से उसके शरीर में इस कठोर चीज को खोजने लगा। उसे अपने एनाटॉमी के प्रोफेसर की बात याद आई, जो कहते थे कि बिना पूरे ज्ञान के किसी का ऑपरेशन करना उसकी हत्या करने जैसा होता है। यह किडनी पर नहीं है मेरे दोस्त, सदाव बड़बड़ाया। ऑपरेशन करते वक्त उसे बड़बड़ाने की आदत थी। फिर उसने जल्दी बड़ी सफाई से और कुशलता से गोली बाहर निकाली। आदमी कराहा। उसके मुंह से आवाज निकली, खोखला कर दिया है, उन्होंने मुझे खोखला कर दिया है। फिर वह शांत हो गया। सदाव ने उसकी नब्ज देखी, जो बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन उस आदमी को जिंदा रखने के लिए काफी थी। सदाव ने उसे इंजेक्शन लगाया और उसकी नब्ज ठीक से चलने लगी। सदाव ने आहें भरते हुए हना से कहा, अब यह आदमी बच जाएगा। जब उस आदमी को होश आया तो वो उस जगह को देखकर डर गया। हना ने खुद उसकी देखभाल की, क्योंकि कोई भी नौकर उस कमरे में जाने को तैयार नहीं था। जब पहली बार हना उस कमरे में घुसी तो उसने देखा कि वह आदमी कुछ लेने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। हना ने उससे बड़ी कोमलता से बोला, डरो मत, मैं यहाँ कैसे आया? तुम अंग्रेजी बोलती हो? उस आदमी ने हाँफते हुए पूछा। मैं अमेरिका में काफी समय तक रही हूँ, हना ने कहा। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। हना ने उसे प्यार से चम्मच से खाना खिलाया। अब तुम में ताकत आ जाएगी, हना ने कहा। हालांकि वह उसे पसंद नहीं कर रही थी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सदाव ऑपरेशन के 3 दिन बाद आया तो उसने उस युवा आदमी को बैठे हुए पाया। सदाव ने जोर से कहा, सोए रहो, क्या तुम मरना चाहते हो? फिर उसने उस आदमी को लिटाया और उसके घाव को जांचा।
सदाओ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम इस तरह की हरकत से अपने आप को मार डालोगे। लड़का बड़बड़ाया, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? बड़ी मुश्किल से 17 साल का लग रहा था। उसने पूछा, क्या तुम मुझे उनके हवाले कर दोगे? सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जख्म की जांच की और उसके ऊपर रजाई डाल दी। फिर सदाओ ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मुझे वास्तव में तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम एक युद्ध में पकड़े हुए कैदी हो। नहीं, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। लड़के ने कुछ कहने की कोशिश की तो सदाओ ने कहा, तुम मुझे अपना नाम मत बताना जब तक कि मैं ना बोलूं। उन दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर देखा। लड़के ने अपनी आंखें बंद की और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लिया। दरवाजे के बाहर हैना इंतजार कर रही थी। सदाओ ने उसे परेशानी में देखा। हैना ने कहा, सदाओ, यूवी ने मुझे बताया कि नौकर सोचते हैं कि अगर हमने इस आदमी को अधिक देर तक यहाँ छुपाए रखा तो वे यहाँ नहीं रुक सकते। उन्हें लगता है कि तुम और मैं इतने ज्यादा दिन अमेरिका में रहे हैं कि हम अपने देश के बारे में सोचना भूल चुके हैं और हम अमेरिकियों को पसंद करते हैं। यह सच नहीं है, सदाओ ने सख्ती से कहा। अमेरिकी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मुझे इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि यदि मेरे बस में हो तो मैं किसी को मरने ना दूं। नौकर इस बात को नहीं समझते, हैना ने कहा। अब नौकर हर दिन और निगरानी रखने लगे। बूढ़ा माली, जो सदाओ के पिता के समय से यहाँ काम कर रहा था और उसने सदाओ के पिता के लिए एक सुंदर जापानी काई का बगीचा भी बनाया था, उसने एक सुबह कहा, हमारा मालिक जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। जब वो आदमी बिल्कुल मरने की हालत में आ गया था तो उसने उसके खून को क्यों बहने नहीं दिया, खून को बहने से क्यों रोका? रसोइये ने नफरत से कहा। इस मालिक को अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा है कि यह किसी की भी जान बचा सकता है। हमें सिर्फ बच्चों के बारे में सोचना है। यूमी ने उदासी से कहा, उनका भाग्य क्या होगा अगर उनके पिता पर देशद्रोही होने का आरोप लगे। हैना नजदीकी बरामदे में फूल तोड़ रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उन लोगों ने हैना से कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। हैना जानती थी कि वे उसे सुनाने के उद्देश्य से ही बोल रहे हैं। हैना को उस लड़के से कोई हमदर्दी नहीं थी। वह उस लड़के को सिर्फ एक कैदी के रूप में देखती थी। कल उस लड़के ने हैना को बताया था कि उसका नाम टॉम है। हैना ने इस बात पर सिर्फ हल्के से अपनी पलक झुका ली थी। हैना के लिए वो लड़का वास्तव में सबसे बड़ी मुसीबत था। जहां तक सदाओ की बात है, वह हर दिन घाव को ध्यान से जांचा करता था। आज सुबह अंतिम टांके काट दिए गए थे और वह युवक भी 15 दिनों में पहले से अच्छा हो गया था। सदाओ अपने ऑफिस गया और सावधानी पूर्वक पुलिस चीफ को सारी कहानी बताते हुए एक चिट्ठी टाइप की, और इस तरह 21 फरवरी को भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने लहरों में बहता हुआ आया। यहाँ तक लिखने के बाद इस अधूरे खत को उसने टेबल की दराज में रख दिया। उस दिन से 7वें दिन तक 2 घटना हुई। सुबह ही सारे नौकर चले गए। जब हैना सुबह उठी तो कोई काम नहीं हुआ था। हैना डर तो रही थी, लेकिन एक मालकिन होने के घमंड के नाते उसने कुछ जाहिर नहीं किया। जब वे सब उसके सामने आए तो उसने सभी को वेतन दिया और उनके अब तक के काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वे रो रहे थे, लेकिन हैना नहीं रोई। यूमी जाते जाते हैना के पास आई और कहा, अगर बच्चा आज की रात मुझे याद करे तो मुझे बुला लेना। मैं अपने घर जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ है। हैना ने उसे धन्यवाद किया, लेकिन मन में सोचा कि वो उसे नहीं बुलाएगी, चाहे बच्चा रोता रहे। हैना ने खुद नाश्ता तैयार किया और सदाओ ने बच्चों को संभालने में उसकी मदद की। हैना ने सदाओ से कहा, हम ये साफ तौर पर क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तक कि नौकर हमसे ज्यादा साफ तरीके से देखते हैं। हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं? सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह कैदी के कमरे में गया और उससे कहा, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में 5 मिनट तक ऐसा करो। कल से दुगुना करने की कोशिश करना, यह बहुत अच्छा होगा। तुम जल्दी ही पहले जैसी ताकत पा जाओगे। ठीक है, लड़के ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि डॉक्टर, मुझे तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, सदाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने लड़के की आंखों में डर देखा। दोपहर को दूसरी घटना घटी। हैना जब काम कर रही थी तो उसने सरकारी वर्दी में किसी संदेशवाहक को दरवाजे पर आते देखा। वह डर गई। उसे लगा शायद नौकरों ने सब बता दिया। वह हाँफते हुए सदाओ की तरफ दौड़ी। तब तक वह संदेशवाहक बगीचे में पहुंच गया। हैना ने उसे देखा और बिना कुछ कहे सदाओ की तरफ इशारा कर दिया। सदाओ अपने ऑफिस में था। उसने अपनी किताब से ऊपर देखा। क्या बात है? उसने संदेशवाहक से पूछा। आपको पैलेस में चलना होगा, उसने कहा। बूढ़े जनरल को फिर से दर्द उठा है। ये सुनकर हैना ने गहरी सांस ली। जब सदाओ हैना को अलविदा कहने आया तो हैना ने कहा, मैंने सोचा वो तुम्हें गिरफ्तार करने आया है। सदाओ ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए उस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा।
किसी न किसी तरीके से मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। सदाव जनरल से मिलने जाता है। सदाव जनरल से इस आदमी के बारे में सब बता देता है। जनरल कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, तुम इतने काबिल हो कि किसी को भी बचा सकते हो। तुम क्या सोचते हो, आज जैसा अटैक क्या मैं फिर सह सकता हूँ? एक से ज्यादा नहीं, सदाव ने कहा। जनरल ने कहा, तब तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम गिरफ्तार नहीं हो सकते। सोचो, यदि तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाती है और अगले ही दिन मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। यहाँ और भी सर्जन हैं, सदाव ने कहा। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जनरल ने कहा, यहाँ के अच्छे सर्जन जर्मन्स के द्वारा ट्रेन किए गए हैं, वो तो मेरे मरने के बाद भी ऑपरेशन को सफल बता देंगे। जनरल ने कहा, सबसे अच्छा होगा कि उसे चुपचाप मार डाला जाए। तुम नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे न जानता हो। मेरे पास अपने पर्सनल हत्यारे हैं। मैं उन 2 हत्यारों को आज की रात या किसी भी रात तुम्हारे घर भेज देता हूँ। तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। अभी गर्मी है, तो क्या यह नेचुरल नहीं रहेगा कि जब वह आदमी सो रहा हो तो उसके कमरे के दरवाजे बाहर बगीचे की तरफ खोल दो? जरूर, यह तो बहुत नेचुरल होगा, सदाव सहमत हुआ। वास्तव में यह हर रात तो खुला ही रहता है। बहुत अच्छा, जनरल ने कहा, वे बहुत काबिल हत्यारे हैं और तुम चाहो तो मैं उन्हें लाश को वहां से हटाने के लिए भी कह सकता हूँ। यह शायद सबसे अच्छा होगा, सदाव ने कहा। वह जनरल के पास से चला आया और प्लान के बारे में सोचता हुआ घर चला गया। वह हना को कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह हत्यारों के विचार से डर जाएगी। ये सब सोचते हुए जब वह अमरीकी के कमरे में गया तो उसने उस आदमी को बिस्तर से खड़ा पाया और बगीचे में जाने की तैयारी करते हुए पाया। यह क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें कमरे को छोड़ने की इजाजत किसने दी? मुझे आज्ञा मानने की कोई आदत नहीं है, टॉम ने खुशी से कहा। मैं फिर से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या इस तरफ की मसल हमेशा ही कड़ी रहेगी? क्या ऐसा है? सदाव ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। वह सब कुछ भूल चुका था। उसने उस आदमी की कमीज उठाई और ठीक होते हुए निशान की ओर देखा। शायद मालिश इसे ठीक कर दे, अगर एक्सरसाइज इसे ठीक नहीं करता, सदाव ने कहा। यह मुझे ज्यादा तंग नहीं करता, आदमी ने कहा। डॉक्टर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम जैसा जापानी नहीं मिलता तो मैं आज के दिन जिंदा नहीं होता। मैं यह बात जानता हूँ। सदाव ने कुछ नहीं कहा। टॉम ने गर्मजोशी से कहा, अगर सभी जापानी तुम्हारे जैसे होते तो यह युद्ध कभी नहीं होता। शायद, सदाव ने बड़ी मुश्किल से कहा। मेरे ख्याल से तुम्हें बिस्तर पर चले जाना चाहिए, सदाव ने कहा। सदाव उस रात मुश्किल से सोया। समय समय पर वो उठ जाता। उसे लगता कि कभी पैरों की आवाज आ रही है, कभी बगीचे में टहनी टूटने की आवाज, कभी पत्थर खिसकने की आवाज। ऐसी आवाज जैसे शायद लोग उस बोझ को ले जा रहे हों। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले वह मेहमान के कमरे में गया। उसने देखा कि वह अमरीकी सो रहा है। वह सोया है, उसने हना को बताया। हम उसका क्या करेंगे? हना ने कहा। मैं 1 या 2 दिन में निर्णय ले लूंगा, सदाव ने कहा। सदाव सोच रहा था कि जरूर दूसरी रात उसकी अंतिम रात होगी। उस रात हवा चल रही थी। सदाव ने झुकती हुई झाड़ियां और दरवाजे के बंद और खुलने की आवाजें सुनी। हना भी जाग गई। क्या हमें जाकर उस रोगी आदमी के कमरे के दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए? उसने पूछा। नहीं, सदाव ने कहा, वह खुद इस काबिल है। अगले दिन सुबह भी अमरीकी वहीं था। तब तीसरी रात जरूर उसकी अंतिम रात होगी। हवा बारिश में बदल गई और बगीचा छज्जे से गिरते पानी और तेज फव्वारों से भर गया। सदाव थोड़ा सा सोया, लेकिन एक टकराहट की आवाज से वह जग गया और खड़ा हो गया। यह क्या था? हैना चिल्लाई। बच्चा उसकी आवाज सुनकर जग गया और रोने लगा। मुझे बाहर जाकर देखना होगा, हैना ने कहा, लेकिन सदाव ने उसकी बाहें पकड़ ली। सदाव, तुम्हें क्या हो गया है? हैना चिल्लाई। मत जाओ, वह बड़बड़ाया। हैना भी डर गई। फिर दोनों चुपचाप सो गए। फिर जब उसने सुबह अतिथि के कमरे का दरवाजा खोला तो वह आदमी वहीं था। वह बहुत खुश था और खड़ा था। कल उसने उस्तरा मांगा था और अपनी दाढ़ी बनाई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने खुशी से कहा। सदाव ने उसके शरीर पर अपना शाल उतार कर ढक दिया। उसने अचानक निर्णय लिया कि वह अब 1 रात और नहीं रुक सकता। तुम बिल्कुल ठीक हो, सदाव ने कहा। तुम इतने ठीक हो कि अगर मैं किनारे पर खाना और कुछ कपड़ों को रखकर अपनी नाव आज की रात उतार दूं तो तुम शायद उस पास के छोटे द्वीप तक जाने के काबिल हो जाओगे। उस द्वीप पर कोई नहीं रहता। तुम वहां तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम पास से गुजरती हुई कोरियाई मछली पकड़ने वाली जहाज न देख लो। वे द्वीप के बिल्कुल पास से गुजरते हैं क्योंकि वहां पानी बहुत गहरा है। युवा आदमी ने सदाव की तरफ धीरे धीरे समझते हुए देखा। क्या मुझे यह करना है? उसने पूछा। मैं ऐसा ही सोचता हूँ, सदाव ने कहा। यह समझ लो कि अब यह छिपा नहीं है कि तुम यहाँ हो। ठीक है, आदमी ने कहा। जब अंधेरा हो गया तो सदाव ने नाव को किनारे की ओर धकेला
और उसमें खाना और बोतल का पानी रखा जिसे वह चुपचाप लाया था, और उसके साथ रजाइयां भी रखी। नाव को उसने पानी में एक खंबे से बांधा। जब वह वापस आया तो उसने ऐसा जताया कि जैसे वह काम से लौटा हो, इसलिए हैना को भी कुछ पता नहीं चला। यूमी आज यहाँ आई थी, हैना ने रात का खाना परोसते हुए कहा। हालांकि वह आधुनिक महिला थी, फिर भी वह पति के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी बच्ची के लिए रो रही थी, वह उसे बहुत याद कर रही थी, हैना ने कहा। नौकर वापस आ जाएंगे जैसे ही वह विदेशी चला जाएगा, सदाओ ने कहा। सदाओ सोने से पहले मेहमान के कमरे में गया, उसके टेम्परेचर को चेक किया, उसके घाव की स्थिति और दिल की धड़कन जांची, और फिर नब्ज चेक किया। मैं जानता हूं कि तुम दोबारा से मेरी जान बचा रहे हो, उसने सदाओ को कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, सदाओ ने कहा। यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। वह आदमी को एक फ्लैशलाइट देने में संकोच कर रहा था, लेकिन अंत में उसने एक छोटा सा फ्लैशलाइट दिया जिसे वह रात को खुद इस्तेमाल करता था। सदाओ ने कहा, अगर तुम्हारे नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा खाना समाप्त हो जाता है तो मुझे 2 बार इसे जलाकर इशारा करना, और उस समय करना जब सूर्य डूबने वाला होता है। अंधेरे में बिल्कुल इशारा मत करना क्योंकि कोई भी देख लेगा, और अगर तुम ठीक ठाक हो और फिर भी वहीं हो तो मुझे 1 बार इशारा करना। तुम्हें वहां ताजी मछलियां आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा क्योंकि आग को देखा जा सकता है। ठीक है, युवक ने कहा। उसने सदाओ द्वारा दिए गए जापानी कपड़ों को पहन लिया, और अंत में उसके भूरे बालों वाले सर पर सदाओ ने एक काला कपड़ा डाल दिया। अमेरिकी ने बिना कुछ बोले सदाओ से गर्मजोशी से हाथ मिलाए और फिर फर्श पर चलते हुए सीढ़ियां उतरते हुए बगीचे की तरफ बढ़ गया। 1 बार 2 बार सदाओ ने रास्ता ढूंढते हुए रोशनी को चमकते हुए देखा, लेकिन इस पर शक नहीं किया जा सकता था। सदाओ ने वहां तब तक इंतजार किया जब तक कि किनारे पर से कोई रोशनी की चमक दिखाई देनी बंद नहीं हो गई। फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उस रात वह अच्छी तरह से सोया। तुम कहते हो कि वह आदमी बच गया? जनरल ने बेहोशी में पूछा। जनरल का 1 सप्ताह पहले ही इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया था, जिसके लिए सदाओ को रात में बुलाया गया था। 12 घंटे तक सदाओ को शक था कि जनरल बच पाएगा कि नहीं। पित्त की थैली बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। फिर बूढ़ा आदमी दोबारा से गहरी सांस लेने लग गया और उसने खाना मांगा। सदाओ उन हत्यारों के बारे में अभी पूछ नहीं सकता था। जहां तक उसे मालूम था वे कभी आए ही नहीं थे। नौकर लौट आए थे। यूमी ने गेस्ट रूम को पूरी तरह से साफ कर दिया था और उसमें सल्फर जलाया था ताकि गोरे आदमी की गंध पूरी तरह खत्म हो सके। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, केवल माली नाराज था क्योंकि वह अपने गुलदाउदी के फूल लगाने में पीछे हो गया था। 1 सप्ताह बाद सदाओ ने महसूस किया कि जनरल कैदी के बारे में बोलने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो चुका था। हाँ महामहिम, वह बच गया, सदाओ ने कहा। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और कहा, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार डालूंगा? आपने किया था महामहिम, सदाओ ने कहा। ठीक है, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य के अंदाज में कहा। हाँ, मैंने वादा किया था, लेकिन तुम जानते हो मैं एक भयानक तकलीफ में फंस चुका था। यह सच है कि मैं अपने अलावा कुछ भी नहीं सोच सका। संक्षेप में मैं बता दूं कि तुम्हें दिया गया अपना वादा मैं भूल गया था। मुझे आश्चर्य हुआ महामहिम, सदाओ बड़बड़ाया। यह निश्चित ही मेरी बड़ी लापरवाही थी, जनरल ने कहा। लेकिन तुम यह समझ लो कि यह कोई देशभक्ति की भावना की कमी या अपने कर्तव्य की अनदेखी नहीं थी। अगर यह मामला सबके सामने आता तो तुम समझ सकते हो कि क्या होता। बिल्कुल, सदाओ ने कहा। वह समझ गया था कि जनरल उसकी मुट्ठी में था और इस वजह से वह पूरी तरह से सुरक्षित था। तुम एक अच्छे इंसान हो, जनरल ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। शाम को सूर्य डूबते समय सदाओ को उस द्वीप की ओर से कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। द्वीप पर कोई नहीं था, उसका कैदी जा चुका था। वह एक क्षण बरामदे में समुद्र की ओर देखता रहा जहां से वह युवा आदमी एक रात वहां आया था। उसके दिमाग में बिना किसी कारण और भी गोरे चेहरे याद आ गए जिन्हें वह जानता था। प्रोफेसर, जिनके घर वह हना से मिला था, एक सुस्त आदमी और उसकी पत्नी जो कि एक मूर्ख बातूनी महिला थी। हालांकि वह बहुत दयालु बनना चाहती थी। उसे अपने एनाटॉमी के बूढ़े प्रोफेसर की याद आई। अपनी मोटी और फूहड़ मकान मालकिन का चेहरा भी याद आया। उसे अमेरिका में बड़ी मुश्किल से रहने की जगह मिली थी क्योंकि वह एक जापानी था। अमेरिकी बड़े घमंड से भरे रहते थे और उनके साथ रहना बहुत ही कठिन था। अब उसे अपने कैदी का युवा दुबला पतला चेहरा याद आया जो कि सफेद और बहुत नफरत के लायक था। आश्चर्य, उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। सो दिस इज हाउ आवर स्टोरी एंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।